बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है और बुनियादी वजह यह है कि जो जितनी भी कानून साजी होनी है, कुलभूषण जाधव का मामला हो या फिर जो इस्लाहात हैं आपकी इंतखाबी उस हवाले से, अब इसको पास करवाना है और इसके ऊपर आज बाकायदा फैसला किया गया और 11 नवंबर को मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन राय साहब, उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। जो हुकूमती अरकान तो नहीं, खैर जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने, और स्टीयरिंग कमेटी का बुनियादी मकसद ये है कि रास्ता किसी तरह रोकना है इस तमाम कानून साजी का। इत्तेहाद की एक फिजा हमें नजर आई, अपोजिशन की जो जमातें इकट्ठे होकर बैठी, जहां तक उनका ताल्लुक है आपके बिलावल जरदारी साहब का, वो तो खैर कॉरिडोर्स में पार्लियामेंट के वो नजर आ रहे हैं, वीडियो पैगाम उनके सामने आए और वो कहते हुए नजर आए कि जनाब इत्तेहाद रहेगा पार्लियामान के अंदर तो हम इनको भगा देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ सब कुछ किया जाएगा। लेकिन सर, दूसरी तरफ ये इत्तेहाद नजर आ रहा था, वो कसीदे पढ़ रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, वो गुन गा रहे थे, वो विर्द कर रहे थे इस इत्तेहाद के। कायरा साहब की एंट्री हुई और कायरा साहब ने तो सर गेम ही उल्ट के रख दी। उन्होंने कहा कि भाईजान ये जो बैकडोर आप राब्ते कर रहे हैं ना, बाज आ जाए। और शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून को उन्होंने सीधा हिट किया है और फिर पीडीएम को भी आड़े हाथों लिया। तो साहब इस पे हम तफसील से बात करेंगे। पहले तो बताएं सर, ये हुआ क्या है, ये जो तैयारी की गई है और किस किस्म का रेजिस्टेंस पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास में हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है सर इसका? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, ये कमर जमान कायरा ने जो बात की है, बैकडोर राब्ते का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, असल में तो ये बूटों से राब्ते का लफ्ज़ है। और बूट कौन से? फौजी बूट। तो इस वक्त जो दोनों जमातों का नारा है, यानी मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, इन दोनों जमातों का मुश्तरका नारा ये है कि ये बूट हमारा है, हमें जान से प्यारा है। क्योंकि दोनों की कोशिश है और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है दोनों के दरमियान कि पहले कौन बूट को सीने से लगाएगा और कौन बूट को राज़ी करेगा। क्योंकि मरियम नवाज़ समझती ये हैं और मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज़ का और मियां नवाज शरीफ का कैंप ये समझता है कि जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी और अभी पीपल्स पार्टी अलग नहीं हुई थी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी को जब मजबूर करने की कोशिश की गई कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दें और दूसरी जानिब हमारे साथ आप लॉन्ग मार्च भी करें, अगर हम जीएचक्यू की जानिब ये लॉन्ग मार्च करते हैं, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। क्योंकि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की एक स्टेक होल्डर थी, उनकी सिंध में हुकूमत भी थी और साथ साथ उनको ये भी मालूम था कि मियां नवाज शरीफ तो वैसे भी नाअहल हैं, मरियम नवाज़ भी नाअहल हैं और मुस्लिम लीग नून की किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं थी, वफाक में भी हुकूमत नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शराइत पर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, रियासत से और हुकूमत से नहीं लड़ना चाहती थी। तो उस दौरान मरियम नवाज़ का इल्ज़ाम यह है और मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम यह है कि बूट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हुए पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कुछ रिलीफ भी हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी के मुकदमात के हवाले से तासुर यह है कि उस वक्त उनकी गिरफ्तारी तकरीबन यकीनी थी, लेकिन बाद में उनको रिलीफ मिलता चला गया और उनकी रिहाई टलती चली गई। तो इस बात पर मुस्लिम लीग नून को बड़ा अफसोस था कि ये जो बूट की कुर्बत हमने हासिल करनी थी वो पीपल्स पार्टी ने कैसे हासिल कर ली। उसके बाद इस बूट की कुर्बत हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को मैदान में उतारा गया। मियां नवाज शरीफ का वो जो नैरेटिव था कि मैं कोई जनरल बाजवा पर तनकीद करूंगा, DGISI जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद करूंगा, तो वो कोई दबाव में आ जाएंगे और दबाव में आने के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को कोई चलता करेंगे। तो जब उनका वो हरबा नाकाम हुआ तो फिर शहबाज शरीफ को उतारा गया कि अब आप बूटों को राज़ी करें, खुशामद करें, सीने से लगाएं और जो भी करें अब हमें कोई डील वगैरह लेकर दें। तो कमर जमान कायरा का जो इशारा था ये उस जानिब था जिसका जिक्र हमने आशमी साहब, आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर किया था कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, वहाँ भी शहबाज शरीफ ने भरपूर खुशामद की, अस्करी क़यादत की, यहाँ तक कि जनरल फैज़ हमीद की भी खुशामद की, जिनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाती रहीं मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ नाम ले लेकर। इसके साथ साथ
उन्होंने ये भी कहा कि जिस किस्म का मौजूदा अस्करी क़यादत का रोल है मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, वो बेमिसाल है। तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को पता था कि अगर शहबाज शरीफ ये सारी बातें कर रहे हैं तो इन बातों का मकसद क्या है। और हमने आपको ये भी बताया था कि पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी वहाँ मौजूद थे, तो जानबूझकर शहबाज शरीफ की ये जो खुशामद भरी वहाँ पे बातें थीं, इनको लीक किया वहाँ से, ताकि लोगों को पता चले कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बैक डोर से किस तरह के राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से बूटों को सीने से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कमर ज़मान कायरा को अफसोस ये है, और बिलावल भुट्टो को भी अफसोस ये है, कि अगर शहबाज शरीफ इस तरह की सियासत करेंगे जिस तरह की सियासत के वो माहिर हैं, यानी बैक डोर राब्ते, जिसको पाकिस्तान की सियासत में चोर रास्ता भी कहा जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने जो अपना एक तखयलाती और एक जो ख्याली महल खड़ा किया हुआ है कि 2023 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो उनका वो महल जो है वो भी ज़मीं बोस हो सकता है। इसलिए एक तरफ तो शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया, बिलावल भुट्टो उस इशाये में भी शरीक हो गए। उन्होंने ये वादे भी किए कि ठीक है हम पार्लियामेंट में एक साथ चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सोचेंगे कि पीडीएम के प्लेटफार्म पर हम वापस आ जाएं। इस तरह के इशारे भी दिए कि अगर इस्लामाबाद की जानिब वाकई ही पीडीएम ने कोई लॉन्ग मार्च प्लान किया और उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली की तवक्को हुई, तो हम देखेंगे कि उस लॉन्ग मार्च में शामिल होना है या नहीं होना। लेकिन दूसरी जानिब कमर ज़मान कायरा को भी लॉन्च कर दिया गया, ताकि थोड़ा सा ये जो शहबाज शरीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में लोगों को भी बताया जाए, और पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी बावर कराए कि हमें पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी किस किस्म की सरगर्मियाँ हैं। और जब वो रावलपिंडी के चक्कर काटते हैं, आते तो वो इस्लामाबाद में हैं, कौमी असम्बली का सेशन अटेंड करने के लिए अपने चैम्बर में बैठते हैं, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, लेकिन उसके बाद वो रावलपिंडी के चक्कर काटना नहीं भूलते और रावलपिंडी में सैर सपाटे भी करते हैं, यानी जो ताकतवर हलकों का शहर कहलाता है, जो पाकिस्तान के फैसला साज हलकों का शहर कहलाता है। लेकिन अभी तक हाशमी साहब हमारी इत्तला ये है कि ये जो चक्कर काट रहे हैं शहबाज शरीफ, तो उनको कोई ख़ास किस्म का पॉजिटिव सिग्नल या ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। लेकिन पीपल्स पार्टी असल में ख़बरदार कर रही है मुस्लिम लीग नून को कि ये सारे मामलात हमारे इल्म में भी है, और उनको ये खदशा है कि बूटों को सीने से लगाने में कोई मुस्लिम लीग नून जो है वो हम पर सबकत ना ले जाए। दूसरी जानिब जो आपने बात की जॉइंट सेशन की, कि जॉइंट सेशन से जो कानून साजी करवाना चाहती है हुकूमत, उसको ज़ाहिर है कि अपोजिशन रुकवाना चाहती है, और उसकी 2-3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हुकूमत चाहती है कि वोट का हक मिले, और बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो जो ज़र मुबादला भेजते हैं उससे पाकिस्तान की मईशत चल रही है, और अगर वो ज़र मुबादला ना भेजें तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो 3 महीने भी नहीं चल सकती, मुकम्मल तौर पर क्रिपल हो जाएगी। लेकिन हमें उनका ज़र मुबादला तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती कि उनको वोट का हक दिया जाए, और उसकी वजह भी यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो तहरीक इंसाफ को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट करती है। तो सिर्फ इस वजह से अपोजिशन चाहती है कि उनको वोट का हक ना मिले। दूसरा, ये जो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये हाशमी साहब ये वजह नहीं है कि इनके नज़रियात कोई एक जैसे हैं। अगर इनके कोई नज़रियात एक जैसे होते तो कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये स्टेटमेंट ना आता, और फिर हाफिज़ अब्दुल्ला की जानिब से जो जवाबी स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने अपोजिशन लीडर जो बनाया सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को, वो धांधली से बनवाया, और हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात से आपने वोट लिए। इसी तरह अब्दुल गफूर हैदरी को आपने हरवाया धांधली से। तो ये इस किस्म के इल्ज़ामात और उसके बाद जवाबी इल्ज़ामात जो आ रहे हैं, इससे तो साफ ज़ाहिर हो गया कि इनके जो नज़रियात हैं वो 2 मुख्तलिफ सिमतों में हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो इकट्ठे हुए हैं पार्लियामेंट में, इसमें इनको एक तकलीफ़ ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी जो तरमीम करवाई है, उस पर इन सब को बड़ी तकलीफ़ है, और ये इन सब का बड़ा मुश्तरका मसला है। क्योंकि ये जो तीसरी तरमीम हुई है, इससे पहले वाली जो दूसरी तरमीम थी उसके तहत आसिफ अली जरदारी को, मरियम नवाज़ को, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को और शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल जाना था।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने सजेशंस दी, उन सजेशंस की रोशनी में एक नई तरमीम हो गई और इस तरह से इनको जो रिलीफ मिलने का रास्ता था वो बंद हो गया। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी ने तो जो दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसका हवाला भी दे दिया था अदालत में और कहा था कि अब मुझ पर ये मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब नया जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया उसकी वजह से आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिलने का रास्ता भी बंद हो गया। तो ये इन सब का एक मुश्तरका नुकसान हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा था कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए और अपने मालात बचाने के लिए, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वही हम सीन्स देख रहे हैं कि ये इस वजह से इकट्ठे हैं क्योंकि नैब का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी कानून साजी होनी है। इसलिए इस वक्त अपोजिशन ये कह रही है कि हम ये कानून साजी नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बड़े कमिटेड हैं, बड़े पुरज़्म हैं और उन्होंने भी अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी काफ लीग हो गई, MQM, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनका इजलास बुलाया है आज और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास होगा और इसमें इनके इत्तेहादियों को भी ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से यही डायरेक्टिव्स होंगे कि वो अपनी प्रेजेंस जो है इंश्योर करें जॉइंट सेशन में, क्योंकि तहरीक इंसाफ को एक थिन सी मेजॉरिटी हासिल है। अगर ये जॉइंट सेशन के टोटल आप नंबर्स देखें तो उसके बावजूद एक थिन सी मेजॉरिटी हासिल है। तो अगर कोई इत्तेहादी जमातों के अरकान आगे पीछे हो गए तो फिर इस कानून साजी का रास्ता फ़िलहाल रुक भी सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने तमाम जो इत्तेहादी हैं उनको दावत दी है, उनको एक ज़ोराने पर मदऊ भी किया है और वहाँ पर ये सारी नंबर गेम वगैरह तय की जाएगी। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े पुरज़्म हैं, हुकूमत भी बड़ी पुरज़्म है और उसको यकीन है कि वो ये कानून साजी करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन रात गए तक शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक इशाइये के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि एक नई गेम जो है वो प्लान की है और इस गेम के तहत फ़िलहाल वो ये चाहते हैं कि ये कानून साजी जो है वो किसी भी तौर पर वो रोकने में कामयाब हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल लगता नहीं है कि वो कामयाब होंगे और ये बहुत डिपेंड करता है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी काफ लीग और MQM, GDA, ये फिर जॉइंट सेशन के दिन किस तरह अपनी प्रेजेंस शो करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अमूमन ये होता है कि किसी भी जो हुकूमती जमात होती है उसके जो इत्तेहादी होते हैं वो इस तरह के नाजुक मौके के ऊपर अपनी डिमांड सामने ले आते हैं, अपने मुतालबात सामने ले आते हैं, अपने पुराने शिकवे शिकायत जो कई मरतबा दूर किए जा चुके होते हैं उनको रीन्यू करके ले आते हैं, कुछ अपनी डिमांड्स बनवा भी लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहते थे कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जिसको ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे उस प्राइम मिनिस्टर ने तो DGISI की तैनाती के हवाले से एक बहुत पेचीदा फैसले पर बता दिया कि वो बिल्कुल भी सिलेक्टेड नहीं है और जहां मेरिट की बात होती है, आइनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करने की बात होती है, वो अपना आइनी इस्तेहकाक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये खुद जो है इस वक्त सेलेक्ट होने की दौड़ में है, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी, और ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं बैकडोर राब्तों के, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका सियाको सबाक ही है। अच्छा राय साहब, ये तो खैर आपने बड़ी तफसील के साथ इस वक्त जो सियासत जिस तरह गर्म है वो बता दिया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ये कायरा साहब ने भी कहा कि वोट को इज्जत दो की बात जो आप करते हैं ना मुखलिस होकर करें, बैकडोर की वो बार बार बात कर रहे थे। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बयानिया किधर जाएगा, वोट को इज्जत दो। सर ये कंसेंसस नहीं हो पाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है अपने फ़ायदे पूरे करती है। हमदुल्ला साहब जैसा आपने भी बताया वो आए, उन्होंने कहा कि आपने तो फ़ायदे हासिल किए, यानी ये तहाद गैर फितरी तहाद इसलिए बनाए गए कि फ़ायदे हासिल किए जा सकें। और नवाज शरीफ साहब तो राय साहब अपनी बात खुद भी कह चुके हैं और वो कहते रहे हैं, और खैर सोशल मीडिया पे तो ये बातें काफ़ी उन्होंने उनके मीडिया ने फैलाई भी हैं कि मफाहमत के ज़रिए या मजामत के ज़रिए जिस तरह भी हमारा मसला हल होगा हम उसे हासिल करेंगे। तो सर वोट को इज्जत दो का नारा किधर गया, कहाँ गया सर? दफन हो गया लंदन के किसी कब्रिस्तान में, हाइड पार्क में, या कहीं और? सर देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्टी कंट्रोल करने के हवाले से तो दो धड़े हैं, लेकिन एक बात पर मुकम्मल कंसेंसस है और वो इत्तफाक़ राय इस बात पर है कि जब भी कोई डील मिलने का चांस हो और जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई पॉजिटिव वाइब मिले तो फिर हमने अपने तमाम बयानिए ज़मीन बोस करने हैं और बूटों को दोनों हाथों से थाम के सीने से लगा लेना है।
इसी वजह से हमने देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने का केस चल रहा था और उससे पहले उनकी ज़मानत का जब केस चल रहा था, तो मरियम नवाज़ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया ज़मीन में दफन कर दिया था और मुकम्मल तौर पर उनका ट्विटर जो है वो खामोश हो गया था। फिर जब मोहम्मद ज़ुबैर को इन्होंने डील के लिए भेजा था तो बड़ा मिस्टीरियस था, क्योंकि ये बात मंजर आम पर नहीं आई थी उस वक्त तक कि ये मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए कोई जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को कोई पैगामात भिजवा रहे हैं। तो उस दौरान भी ये खामोश थे। बहुत से हल्के ये सवालात उठाते थे कि क्या बात हो गई, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ अचानक खामोश हो गए। तो उस वक्त भी इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया ज़मीं बोस कर दिया था। अब चूंकि इनका मज़ामती बयानिया भी फेल हो गया, यानी एक डील ना मिलने के बाद जो मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए इन्होंने हासिल करने की कोशिश की, मज़ामती बयानिया अपनाया, वो मज़ामती बयानिया भी जब फेल हो गया तो इन्होंने अब शहबाज शरीफ को आगे लॉन्च कर दिया, क्योंकि इस वक्त इनको ये बयानिया सूट करता है। जिस तरह से DGISI की तैनाती के हवाले से एक सूरत पैदा हुई, तो उसमें भी देखें कि इन्होंने वो अपना जो एक नाम नहाद सिविल बालादस्ती का नारा लगाया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, और ये इस तरह की जो बातें करते थे कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, आइनी इस्तेकाक उसके पास होता है और असल में अख्तियारात उसके पास होने चाहिए। तो वो तमाम अपने बयानिए से इन्होंने यू टर्न लेते हुए बाकायदा पार्टी के अंदर ये हदायत जारी की गई थी कि अब हमने ये कहना है कि DGISI की तैनाती का इस्तेकाक आर्मी चीफ को होता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं होता। और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो बहुत से लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने TV कैमरों के सामने ये बातें की। तो इस वक्त जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, ये सबको पता है कि ये एक नाम नेहाद बयानिया घड़ा गया था और इसका मकसद भी ये था कि किसी तरीके से डील हासिल की जाए। शहबाज शरीफ का जो मफामती बयानिया है उसका मकसद भी यह है कि डील हासिल की जाए, यानी ये दो मुख्तलिफ बयानिए बनाए जाते हैं गुड कॉप बैड कॉप के ज़रिए, और इसका मकसद हमेशा एक ही होता है। और पीपल्स पार्टी चूँकि 30 साल से इनकी राइवल रही थी इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, तो इसलिए पीपल्स पार्टी इनको बहुत पुराना जानती है और पीपल्स पार्टी को मालूम है कि ये किस तरीके से, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के बारे में उनको मालूम है कि किस तरीके से ये रात के अंधेरों में अहम किस्म की मुलाकातें भी करते हैं, चोर रास्ते से कोई डील लेने की भी कोशिश करते हैं। तो इनका ये जो बयानिया वगैरह है ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर शऊर ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि सियासी शऊर नहीं है, तो वो शायद कुछ फ़ीसद लोग होंगे जो ये समझते हैं कि वाकई नून लीग का कोई वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वरना जानने वाले जानते हैं कि इस किस्म का कोई बयानिया नहीं था। अगर इस किस्म का कोई बयानिया होता तो मियां नवाज शरीफ ये जो पिछले 1 महीने में इवेंट्स हुए हैं इसके अंदर बिल्कुल खामोश ना रहते, मरियम नवाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश ना रहती, या कम से कम शहबाज शरीफ ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग में जिस तरह की खुशामदें की हैं और जनरल बाजवा की और जनरल फैज़ हमीद की, तो कम से कम इसके अंदर पार्टी के अंदर ही रिएक्ट करते। लेकिन शहबाज शरीफ को भी पता है कि मियां नवाज शरीफ की हमेशा उनको हमायत हासिल होती है जब भी वो किसी चोर दरवाजे से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए शहबाज शरीफ को जब भी मौका मिलता है वो रावलपिंडी जाते हैं, वहाँ मुलाकातें करने की भी कोशिश करते हैं और मियां नवाज शरीफ को भी ये मैसेज देते हैं कि जो मैं मुलाकातें कर रहा हूँ इससे आपको भी रिलीफ मिल सकता है, मरियम नवाज़ को भी और मुझे भी रिलीफ मिल सकता है। और मियां नवाज शरीफ भी अंदर खाने इस पूरी सूरत हाल में मिले ही होते हैं। तो ये बयानिया वाली बात जो आपने की, वो बयानिया वगैरह तो कहीं था ही नहीं, और इनको जिस वक्त जो बयानिया सूट करता है ये बड़ी ढिठाई के साथ यू टर्न लेते हुए वही बयानिया अपना लेते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, इस वक्त सियासी मंजरनामा बहुत ज़्यादा गर्म है पाकिस्तान में और चैलेंजेस होंगे हुकूमत के लिए भी, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन को भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त मौजूद है और इत्तफाक और इत्तेहाद जिसकी बात और जिसके विर्द इस वक्त पढ़े जा रहे हैं, हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी दोनों को, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पर इत्तेमाद की कमी है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ निश्तर चलाए गए और तनकीद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ PDM को बल्कि शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्टली निशाना बनाया गया। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।